ऑनरेबल स्टूडेंट्स, आज हमारा ये वीडियो लेक्चर चैप्टर 9 के एमसीक्यू से रिलेटेड है और इसमें हम तमाम एमसीक्यूज़ के कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर चैप्टर नंबर 9 के एमसीक्यूज़। ये हमारी फर्स्ट एमसीक्यूज़ है। इसमें कहा गया द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इज़ नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय, यानी जो कैपेसिटर होता है वो एक ऐसी डिवाइस है जो चार्ज को स्टोर करता है और उसकी स्टोर करने की एबिलिटी को हम कहते हैं कैपेसिटेंस। तो इसमें कहा गया कि कैपेसिटेंस किसी ना किसी फैक्टर पे डिपेंड करती होगी यकीनन, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उस कैपेसिटेंस या उसकी इस एबिलिटी पर कैपेसिटर की कोई इफेक्ट नहीं डाल सकती। तो हमें इसमें यही बताना है कि ये जो ऑप्शंस हैं इनमें से कौन सी चीज़ ऐसी है जिससे कैपेसिटेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप देखें कि हम इसके फॉर्मूलों से थोड़ा सा इसके बारे में सीखते हैं कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो हमें इस एमसीक्यूज के लिए सिलेक्ट करना चाहिए। ये देखें कि कैपेसिटेंस अगर हम निकाल रहे हो विदाउट डाइलेक्ट्रिक, यानी सिर्फ एयर हो, दोनों प्लेट्स के दरमियान एयर के अलावा कोई और मीडियम ना हो, तो ये कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है। और अगर हम डाइलेक्ट्रिक के साथ इस फॉर्मूले को देखें तो ये हमारा फॉर्मूला है। अब इसमें आपको क्लियरली नजर आएगा कि कैपेसिटेंस डिपेंड करती है कुछ फैक्टर्स के ऊपर। मसलन ये फार्मूला बताता है कि कैपेसिटेंस एरिया ऑफ प्लेट ऑफ द कैपेसिटर पे डिपेंड करती है, तो इसका मतलब एरिया एक फैक्टर हो गया। फिर ये जो D है इसको हम कहते हैं प्लेट सेपरेशन, यानी दोनों प्लेट्स के दरमियान का डिस्टेंस। तो इसका मतलब ये हुआ कैपेसिटेंस इस दरमियानी डिस्टेंस या सेपरेशन पर भी डिपेंड करती है, भी एक फैक्टर हो गया। फिर आप ये जो सेकंड फार्मूला विद डाइलेक्ट्रिक वाला, इसमें आप देखेंगे एप्सिलॉन R। ये एप्सिलॉन R जो है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहलाता है और ये मीडियम पर डिपेंड करता है कि अगर हम दोनों प्लेट के दरमियान कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट कर दें तो उसकी जो नेचर है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें इस इन फार्मूलों से तीन फैक्टर तो मिल गए कि जिनके ऊपर ये डिपेंड करता है कैपेसिटेंस। तो देखें कैपेसिटेंस एरिया प्लेट पर डिपेंड करता है, सेपरेशन पे डिपेंड करता है और नेचर ऑफ मीडियम पे डिपेंड करता है। अब आप अगर अपने ऑप्शंस को चेक करें तो इन तीनों को तो आपने छोड़ देना है, तो अब सिर्फ एक आपके पास ऑप्शन बनता है और वो है प्लेट थिकनेस। तो इन फॉर्मूलों में कहीं पर भी प्लेट थिकनेस का जिक्र नहीं है। इसका मतलब यह है कि कैपेसिटेंस प्लेट थिकनेस के ऊपर डिपेंड नहीं करती। तो हमारा राइट ऑप्शन जो है वो प्लेट थिकनेस होगा। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट इसकी एमसीक्यूज की तरफ। कहता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर व्हिच हैज अ वोल्टेज ऑफ 4 वोल्ट एंड हैज 16 कूलम ऑफ चार्ज। यानी बेसिकली इसमें हमें कैपेसिटेंस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। एक सिंपल छोटा सा न्यूमेरिकल टाइप की एमसीक्यूज है। तो आप देखेंगे हमें कैपेसिटर का एक फॉर्मूला याद रखना है जो बेसिक फॉर्मूला है जिसको अक्सर हम कैपेसिटर इक्वेशन कहते हैं और वो है Q = CV। इस फॉर्मूले से आप चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं, कैपेसिटेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, वोल्टेज कैलकुलेट कर सकते हैं। फिलहाल इस एमसीक्यू में हमसे कैपेसिटेंस पूछी गई है, तो अगर हम V को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें तो फॉर्मूला ये बन जाएगा। Q की जगह हम जो उसका चार्ज गिवन है 16 कूलम वो पुट कर देते हैं और वोल्टेज की जगह 4 वोल्ट पुट कर देते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 4 फैरेड आ जाता है। कैपेसिटेंस की यूनिट 4 फैरेड होती है, ये आपने याद रखना है। तो फाइनल आंसर हमारा 4 फैरेड है, तो हम ऑप्शन में 4 फैरेड को सिलेक्ट कर लेते हैं। ये हमारा आंसर हो गया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। अब जो नेक्स्ट एमसीक्यूज है उसमें कहा गया कैपेसिटर आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई सिस्टम टू। देखिए कैपेसिटर के बहुत सारे यूजेस हैं जो कि हम इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के अंदर इसको लगाते हैं, तो बहुत सारे फंक्शंस ये परफॉर्म करता है। लेकिन यहाँ पर एक खास फंक्शन हमसे पूछा गया है कि इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई सिस्टम में ये क्या काम करता है। तो देखें हमारे पास एक चीज है जिसको हम कहते हैं पावर फैक्टर। पावर फैक्टर क्या होता है ये एक बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाला टॉपिक है। अभी इस लेवल पर फौरन बहुत आसानी से तो आपको नहीं समझाया जा सकता, लेकिन बस इतना याद रखिएगा कि जो पावर हमारे घर में सप्लाई होती है जिसको हम इनपुट पावर कहते हैं और एक होती है आउटपुट पावर, उस आउटपुट पावर को इस फिगर में एक्टिव पावर लिखा गया है जो हम यूज कर रहे होते हैं, और एक होती है अपीरेंट पावर यानी वो पावर जो कि हमें मिल रही होती है।
तो याद रखें जितनी पावर हमें मिलती है हम उतनी कंज्यूम नहीं कर पाते, यानी बीच में लॉसेस होते हैं। उन लॉसेस की वजह से हमें जो यूज के लिए पावर मिलती है वो कम मिलती है। तो एक्टिव पावर और अपीरेंट पावर का जो रेशियो होता है उसको पावर फैक्टर कहते हैं। हमारी ख्वाहिश क्या होगी? हमारी ख्वाहिश ये होगी कि भाई जितनी पावर हमें मिल रही है वो लॉस ना हो बल्कि वो हमारे काम में आए। तो इसका मतलब पावर फैक्टर 1 होना चाहिए, क्योंकि दोनों अगर बराबर होंगी तो पावर फैक्टर 1 हो जाएगा और हमें मैक्सिमम जो है वो समझ लें कि बेनिफिट मिलेगा। तो हम क्या करते हैं, कैपेसिटर्स को लगाते हैं सर्किट के अंदर, पावर सप्लाई सिस्टम के अंदर, कि वो इन लॉसेस को कम करता है। अच्छा, भी लॉसेस आते क्यों हैं? तो आप देखें कि मैंने यहां पर एक और चीज शो कर रखी, इसको इंडक्टिव लोड्स मैंने कहा। इंडक्टिव लोड्स हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाली वो अप्लायंसेस हैं जिनमें नॉर्मली कॉइल सिस्टम यूज होता है, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड बनती हैं। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं मोटर्स की, जो हमारे घरों में मोटर्स होती हैं वो है, या जो हमारी मशीन्स होती हैं डिफरेंट टाइप की, जैसे हमारी जो है वो कपड़े धोने वाली जो मशीन होती है, वॉशिंग मशीन जिसको हम कहते हैं, तो वॉशिंग मशीन के अंदर भी ये इंडक्टिव लोड, उसको इंडक्टिव लोड कहा जाता है। फैन होते हैं वो इंडक्टिव लोड होते हैं। ये जितने भी अप्लायंसेस हैं ये इंडक्टिव लोड्स कहलाते हैं और ये हमारे इस पावर को रिड्यूस कर रहे होते हैं, लॉस कर रहे होते हैं। तो इन लॉसेस से बचने के लिए या इसको ओवरकम करने के लिए हम कैपेसिटर का इस्तेमाल करते हैं और वो इस पावर फैक्टर को इंप्रूव करता है। तो हमारा आंसर इंप्रूव पावर फैक्टर है। तो ये हमारी तीसरी एमसीक्यूज हो गई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। इन अ वेरिएबल कैपेसिटर कैपेसिटेंस कैन बी वेरीड बाय, यानी हमारे पास कुछ ऐसी कैपेसिटर की टाइप होती हैं कि हम उसमें उनकी कैपेसिटेंस को अपनी मर्जी से इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। ऐसे कैपेसिटर को वेरिएबल कैपेसिटर कहा जाता है। तो आप देखें कि हमारे पास एक फॉर्मूला है जो हमें बताता है कि हम कैसे कैपेसिटेंस को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। दो चॉइसेस हैं, एक तो ये है कि ये जो एरिया है कैपेसिटर की प्लेट्स का, इसको अगर आप चेंज कर दें तो कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगी। दूसरा तरीका ये है कि जो प्लेट्स के दरमियान गैप होता है, सेपरेशन होता है डी, उसे अगर आप चेंज कर दें तो भी कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगी। लेकिन हम जो पहला तरीका है कि एरिया चेंज कर दें वो ज्यादा अच्छा होता है, वो ज्यादा इफेक्टिव होता है। तो आप देखें कि ये यहां पर एक फिगर आपको डिस्प्ले की गई है। इस फिगर में दिखाया गया है कि जो कैपेसिटर बनाया गया वो दो सर्कुलर प्लेट्स, दो टाइप की सर्कुलर प्लेट, बहुत सारी प्लेट्स हैं लेकिन वो सब सर्कुलर प्लेट्स हैं। और आप जो राइट वाली फिगर है उसमें आप देखेंगे जो ब्लैक पोर्शन नजर आ रहा है ये वो पोर्शन है जिसमें दोनों प्लेट के एरिया एक दूसरे को फेस कर रहे होते हैं। इसको कहते हैं इफेक्टिव एरिया, और यही वो एरिया होता है जो कैपेसिटेंस को बनाने में हेल्प करता है। तो अगर हम इसको रोटेट करेंगे तो ये एरिया इंक्रीज भी हो जाएगा, और अगर हम इसको अपोजिट डायरेक्शन रोटेट करेंगे तो ये एरिया डिक्रीज भी हो जाएगा। तो हम इसको इन और आउट टर्निंग कहते हैं। तो अगर आप इसको इन और आउट टर्न करेंगे ऊपर वाली प्लेट्स को, यानी एक प्लेट का सेट वो है जो फिक्स्ड है और एक प्लेट का सेट वो है जो कि रोटेट कर रहा है। तो रोटेटिंग प्लेट्स को जब आप मूव करते हैं तो कभी इफेक्टिव एरिया इंक्रीज हो जाता है और कभी इफेक्टिव एरिया डिक्रीज हो जाता है। तो इस तरह कैपेसिटेंस भी इंक्रीज और डिक्रीज होती है। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए कि टर्निंग द रोटेटेबल प्लेट्स इन और आउट। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज, तो एनर्जी जो कैपेसिटर के अंदर स्टोर्ड होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में, वो किसके इक्वल होती है? तो देखें इसके दो फॉर्मूले हमारे पास हैं। एक फॉर्मूला है हाफ क्यू वी और दूसरा फॉर्मूला है हाफ सी वी स्क्वायर। तो आपने देखना है कि ऑप्शन के अंदर हमें इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन गिवन है। तो हाफ क्यू वी का तो कोई जिक्र नहीं है, लेकिन इसमें एक जगह हाफ सी वी स्क्वायर लिखा है। तो ये हमारा एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर का फॉर्मूला बनता है। तो यही हमारा राइट ऑप्शन होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज में कहा गया द टाइम कांस्टेंट ऑफ अ सीरीज आरसी सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ 100 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर इन सीरीज विद 100 ओम रेजिस्टर। तो देखिए एक सर्किट होता है जिसमें एक रेजिस्टेंस और एक कैपेसिटर कनेक्ट किया जाता है, उसको कहते हैं आरसी सीरीज सर्किट। तो इस आरसी सीरीज सर्किट को
जब हम किसी बैटरी के साथ चार्ज सप्लाई करते हैं तो कैपेसिटर आहिस्ता आहिस्ता चार्जिंग के प्रोसेस से जो है गुजरता है, उसमें चार्ज स्टोर होता जाता है, तो एक खास टाइमिंग उससे एसोसिएट होती है जिसको टाइम कांस्टेंट कहते हैं। तो उस टाइम कांस्टेंट की वैल्यू हमें बतानी है, तो ये भी एक छोटा सा न्यूमेरिकल है। तो मैं पहले आपको फॉर्मूला बता दूं कि टाइम कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या है। देखिए ये टाइम कांस्टेंट का फॉर्मूला है कि अगर हम आर रेजिस्टर और जो कैपेसिटर है उनकी वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो एक प्रोडक्ट बनता है, वही प्रोडक्ट टाइम कांस्टेंट कहलाता है। तो आर हमारे पास यहां पर गिवन है 100 और कैपेसिटेंस हमारे पास गिवन है 100 माइक्रोफैरेड। ये माइक्रो का ख्याल रखिएगा कि माइक्रो की वैल्यू 10⁻⁻6 होती है। अगर मैं इन सबको मल्टीप्लाई करूं तो आंसर बनता है 0.01 सेकेंड। तो हम इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं कि ये हमारा करेक्टेड ऑप्शन है। तो ये टाइम कांस्टेंट याद रखनी है आपने बात कि आर और सी का प्रोडक्ट होता है। अब आते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। द चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर थ्रू अ रेजिस्टेंस फॉलोज, यानी अगर हम किसी कैपेसिटर को चार्ज करें एक रेजिस्टेंस के थ्रू। अब देखिए ये वही बात है जो अभी पिछली एमसीक्यूज में हमने डिस्कस की कि जब भी एक कैपेसिटर को एक रेजिस्टेंस के थ्रू चार्ज किया जाए तो वो ग्रेजुअली जो है उसके अंदर चार्ज स्टोर होता है और वो एक खास पैटर्न को फॉलो करता है जिसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। देखिए ये फॉर्मूला भी है जो कि आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ है कि चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर थ्रू रेजिस्टर, तो उसका ये फॉर्मूला, और इस फॉर्मूले में आप ये जो ई देख रहे हैं इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। तो हमारा रिजल्ट हमें बताता है कि ये जो चार्जिंग का प्रोसेस होता है वो ग्रेजुअली इंक्रीज होता है, इसको एक्सपोनेंशियल बिहेवियर कहते हैं। और ये ग्राफ भी इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये एक्सपोनेंशियल बिहेवियर होता है। तो हम इसको एक्सपोनेंशियल लॉ को इसमें सिलेक्ट कर लेते हैं, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। When the total charge in a capacitor is doubled, यानी अगर हम किसी भी कैपेसिटर में जो स्टोर चार्ज है उसको डबल कर दें तो एनर्जी पे क्या इफेक्ट आएगा, या एनर्जी पर भी इफेक्ट पड़ेगा, एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। तो कितनी इंक्रीज हो जाएगी, तो देखिए मैंने आपको अभी इससे पहले भी एमसीक्यूज के अंदर फॉर्मूला डिस्प्ले किया था कि एनर्जी का एक फॉर्मूला ये है हाफ क्यू वी। तो अगर मैं इस क्यू को डबल कर दूं, यानी डबल करने का मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो देखिए ये सिचुएशन बनेगी। ये जो 2 है जिसको मैंने रेड कलर से शो किया है जो इंक्रीज हुआ है, इसको अगर हम शुरू में लिखें तो ये बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय हाफ क्यू वी। देखिए ये 2 से 2 कैंसिल मत कीजिएगा, इसको ऐसे ही रहने दीजिएगा। तो अब ये जो हाफ क्यू वी है, तो सर ये हाफ क्यू वी तो वही पुरानी वाली एनर्जी है, तो हम इसको E की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो पता ये चला कि जो नई एनर्जी है जो चार्ज को डबल करने से बनती है वो उस पुराने वाली या इनिशियल एनर्जी के ट्वाइस हो जाती है। तो अब कंक्लूजन सिंपल ये है कि जब भी आप किसी कैपेसिटर के ऊपर स्टोर चार्ज को डबल करेंगे तो उसकी एनर्जी भी डबल हो जाएगी। तो हमने इसको सिलेक्ट करना है डबल को। अब हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है वो क्या है, द कैपेसिटेंस C is charged through a resistor R। एक कैपेसिटर है उसको फिर रेजिस्टर के जरिए जो है वो चार्ज किया जा रहा है, ये फिर वही आरसी सीरीज सर्किट बनता है। द टाइम कांस्टेंट ऑफ द चार्जिंग सर्किट इज गिवन बाय, तो इसका टाइम कांस्टेंट क्या होगा। तो अभी मैंने आपको एमसीक्यू नंबर 7 में बताया था कि टाइम कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, R मल्टीप्लाई बाय C। तो अब हम इसमें देखेंगे कि जहां पर R मल्टीप्लाई बाय C है वही हमारा राइट आंसर होगा, ये R इंटू C, तो ये टाइम कांस्टेंट बनाता है, ये इसकी डेफिनेशन है। अब चलते हैं लास्ट एमसीक्यूज की तरफ। कैपेसिटर ब्लॉक्स, कैपेसिटर किस चीज को ब्लॉक करता है। अब देखिए करंट, चारों करंट दिए गए डिफरेंट टाइप के, तो हमें ये बात जहन में रखनी है कि कैपेसिटर हमेशा डायरेक्ट करंट को ब्लॉक करता है और ऑल्टरनेटिंग करंट के ऊपर ऑपरेट करता है। ऑल्टरनेटिंग करंट पे इसलिए वो ऑपरेट करता है कि ऑल्टरनेटिंग करंट अपनी डायरेक्शन चेंज करता है, वैल्यू चेंज करता है। तो कैपेसिटर जो है वो कभी चार्ज होता है फिर डिस्चार्ज होता है, फिर चार्ज होता है फिर डिस्चार्ज हो जाता है। तो ऑल्टरनेटिंग करंट पे तो वो ऑपरेट करेगा, उसे पास भी करेगा, लेकिन डायरेक्ट करंट को वो ब्लॉक करता है, क्योंकि डायरेक्ट करंट यूनिडायरेक्शनल करंट होता है, एक ही मैग्नीट्यूड का करंट होता है। तो नतीजा ये निकलता है कि जब कैपेसिटर एक दफा चार्ज हो जाए तो उसके बाद फिर वो करंट को आगे पास नहीं करता। तो हमारा आंसर है डायरेक्ट करंट। तो बेटा ये हमारी तमाम एमसीक्यूज कंप्लीट हो गई। इंशाल्लाह मजीद एमसीक्यूज के लिए आगे आपको वीडियोस मिलती रहेंगी, तो आपने लाजमी जो है वो चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि जितनी भी नई आने वाली वीडियोस हैं उनकी इन्फॉर्मेशन आप तक फौरन पहुंच सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।
इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।